देखिए मेथड 3 है, ये मेनली यूज़ करेंगे कंसेप्चुअल सीट डील करने के लिए थ्रू वॉइस मैसेज। इस मेथड में कुछ बेनिफिट है। फर्स्ट है कि इससे तेरा मेमोरी पावर तो डिटेक्ट हो जाएगा। अगर तू वॉइस मैसेज सुनने के बाद रिकॉग्नाइज़ कर पा रहा है कि कौन सा टॉपिक कब डील हुआ तो बहुत अच्छा बात है। वैसे अभी तो 2 ही क्लास हुआ, अभी रिकॉग्नाइज़ करना इजी है। मज़ा तब आएगा जब अच्छा खासा सिलेबस हो जाएगा और साथ में कंसेप्चुअल में मैथमेटिकल टर्म भी रहेगा, तब मज़ा आएगा। दूसरा बात टाइम सेव है। तीसरा बेनिफिट है कि तेरा मेन डाटा सेव हो रहा है। कंसेप्चुअल सीट के लिए हम बार बार बोले हैं एक कॉपी रखने के लिए, और रिक्वेस्ट है इस वॉइस मैसेज को तू 2 बार सुनना, एक बिना पेन कॉपी के ताकि रिकॉग्नाइज़ कर पाओ टॉपिक, और फिर एक बार पेन कॉपी के साथ ताकि नोट डाउन कर पाओ, क्योंकि एट द एंड जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इतना सारा कंसेप्चुअल तू दिमाग में नहीं रख पाएगा। कॉपी में नोट डाउन रहेगा तो कोई भी एग्ज़ाम के पहले तू बस एक नज़र देख लेगा। अब आते हैं कंसेप्चुअल सीट पे। जो फर्स्ट सीट तेरे को दिए है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था द अल्टरनेटिंग करंट वाज इन्वेंटेड बाय। आंसर तो बहुत सिंपल एक लाइन का है, लेकिन तेरे को और भी बात क्लियर होना चाहिए कि देख, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैच में भी बताए थे फैराडे को बोला जाता है, लेकिन और भी लोगों को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्राउन दिया गया था, और ये चीज़ सीट के ऊपर मेंशन भी है थोड़ा सा ब्रैकेट में। इसमें से जो निकोला टेस्ला थे वही थे एसी का इन्वेंटर। तो एसी करंट इन्वेंटेड बाय निकोला टेस्ला, और थॉमस एडिशन जो है वो कंसेप्ट दिए थे डीसी करंट का। और 1880 से इन लोग के बीच वार चल रहा है, उसी को बोला जाता है द वार ऑफ द करंट। ये लोग तो आज नहीं रहे, लेकिन वार आज भी कंटिन्यू है कि कौन बेटर है, एसी या डीसी। ठीक है, एसी आज डोमिनेटिंग है, जितना भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, एसी के थ्रू ही हो रहा है। लेकिन आज भी कंप्यूटर, एलईडी, मोटर कार, ये सब तो डीसी से ही चल रहा है। तो बेटर कौन है, ये वार कंटिन्यू है और रहेगा ही। फाइनल कंक्लूज़न यहाँ 3 बात क्लियर है। एसी इन्वेंटेड बाय निकोला टेस्ला, कंसेप्ट ऑफ डीसी गिवन बाय थॉमस एडिशन, और एक बात द वार ऑफ द करेंट तो किन के बीच था, निकोला टेस्ला एंड थॉमस एडिशन। ये एक बात, ये नोट डाउन कॉपी में कर लोगे, जब कॉपी में नोट करोगे तब। सेकेंड क्वेश्चन था द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेडी डीसी, फ्लक्चुएटिंग डीसी एंड एसी। तो बैच में बताए हुए हैं स्टेडी डीसी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डजेंट चेंज, और फ्लक्चुएटिंग डीसी मैग्नीट्यूड चेंज विथ टाइम वाइल डायरेक्शन रिमेन सेम, और एसी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल। ये नोट कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन था द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। तो बताया हुआ है सब, एसी इंटू डीसी पूछे तो रेक्टिफायर, लेकिन अंदर की बात है ये एसी को फ्लक्चुएटिंग डीसी में बदलता है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में आए कि एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो आराम से तू रेक्टिफायर लिख के आना। सेकेंड क्वेश्चन था फ्लक्चुएटिंग डीसी को स्टेडी डीसी में कौन बदलता है, तो वो भी बताया हुआ है फिल्टर सर्किट। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट। ये भी बैच में बताया हुआ है। पैसिव कंपोनेंट वो जो सप्लाई नहीं करता है एनर्जी का, जो एनर्जी एक्सेप्ट करता है। बैच में पहले लिखाए थे एक्टिव कंपोनेंट, कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं, अरे पहला वाला एनर्जी सप्लाई करता है। नाम ध्यान रखने का, पैसिव कंपोनेंट ये एनर्जी एक्सेप्ट करता है, एनर्जी यूटिलाइज करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी स्टोर करता है। दूसरा एक्टिव कंपोनेंट जो एनर्जी सप्लाई करता है, जितना भी वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, एम्पलीफायर, ये सब सर्किट में एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट ये भी बताए हैं, ये ना एनर्जी सप्लाई करता है ना एनर्जी यूटिलाइज करता है, ये बस सर्किट को कंप्लीट करता है। हाँ, ये भी बताए जैसे फ्यूज़ हो गया, कनेक्टिंग वायर्स हो गया, ये सब इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट है। स्विच हो गया, लेकिन एट द एंड तेरे को पता है इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, तो इन फ्यूचर ये लोग भी पैसिव कंपोनेंट में आ सकता है, क्योंकि पैसिव कंपोनेंट था ना, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, जो लोग एनर्जी जो यूटिलाइज करता है।
तो ये थोड़ा नोट कर लोगे कॉपी में। फिफ्थ क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ था, कैपेसिटर इज़ ए पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट, एक्सप्लेन इट। तो तेरे को तो पता है कैपेसिटर पिछला चैप्टर में ही पढ़ा, ये मेनली एनर्जी स्टोर करता है। ये भी पढ़े हो कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होते समय एनर्जी लॉस भी होता है। तो ये तो एनर्जी का लॉस, एब्जॉर्ब, यूटिलाइज कर रहा है, तो ये तो पैसिव कंपोनेंट होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा लिख लोगे कि कैपेसिटर इज़ ए पैसिव कंपोनेंट बिकॉज इन सर्किट इट स्टोर एनर्जी एज वेल एज ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। फिर आया क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द करेंट इन मेटल डिफर फ्रॉम दैट इन एन इलेक्ट्रोलाइट, हाइड्रोजन गैस, सेमीकंडक्टर। ये भी बात हुआ था कि मेटल मतलब कंडक्टर में, तो बताए थे सब में करंट फ्लो होता है लेकिन सब में चार्ज कैरियर अलग अलग होता है। अगर मेटल में पूछे चार्ज कैरियर दैट इज़ द कॉज ऑफ करंट, तो इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइट में, केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, कॉपी में भी नोट करवाए थे, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के थ्रू करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। हाइड्रोजन गैस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब बी में, तो तेरे को पता है गैस में, गैस तो ऐसे बैड कंडक्टर है लेकिन हाई वोल्टेज मिलने पे उसका आयोनाइजेशन हो जाता है एटम्स का, इसीलिए गैस में करंट फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस और गैस में पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इसको नोट करोगे कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन गैस में पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और यही लोग कहलाता है चार्ज कैरियर, दैट इज़ कॉज ऑफ करंट। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 था कि चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर रिलेटेड टू टाइम गिवन बाई। सामने अगर कॉपी है तो भी सोच सकता है, जैसे ए में बोला है Q प्रोपोर्शनल टू T, तो तेरे को पता है तो जैसे ही करंट निकालेगा I, तो T का डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब T का पावर 0 हो जाएगा। T का पावर 0 मतलब करंट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा मतलब कैसा करंट है, स्टेडी करंट है। तो Q अगर प्रोपोर्शनल टू T है तो क्लियर है कि स्टेडी करंट है। B में क्या बोला, Q प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, तो तेरे को पता है सब काइनेमेटिक्स में भी पढ़े, T स्क्वायर है तो I जब निकालोगे एक बार डिफ्रेंशिएट होगा तो कुछ भी हो 2T का पावर 1 होगा, मतलब T का टर्म है तो करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स करंट वेरिएबल होगा, फ्लक्चुएटिंग DC भी बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। 8 और 9 थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसके लिए सामने कॉपी मस्ट है। वहाँ पे तुमको बोला है कि स्टैट एम्पियर और अब एम्पियर के बीच क्या रिलेशन है। तो तेरे को पता है स्टैट एम्पियर करंट का ESU यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब एम्पियर EMU यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। चार्ज के कॉपी सामने रखोगे, चार्ज के यूनिट में हमने देखा था 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। सेम, क्योंकि कूलम पर सेकेंड और उधर स्टैट कूलम पर सेकेंड करंट होगा, तो 1 एम्पियर में 3 × 10⁹ स्टैट एम्पियर होगा, यह है 1 एम्पियर में। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में हमको पता है 1 कूलम में 1/10 अब कूलम होता है। तो इधर अगर कूलम पर सेकेंड कर दे, इधर भी पर सेकेंड से कर दे, तो इधर हो जाएगा 1 एम्पियर, उधर अब कूलम पर सेकेंड तो अब एम्पियर 1/10 अब एम्पियर होगा। ESU में आया था 1 एम्पियर में 3 × 10⁹ स्टैट एम्पियर, और अब आया 1 एम्पियर में 1/10 अब एम्पियर। इट मीन्स दोनों कंबाइन कर दे, 1/10 अब एम्पियर इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट एम्पियर। तो रिलेशन हो गया 1 अब एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 उधर गया, 3 × 10⁻10 स्टैट एम्पियर। हम भी अभी कॉपी सामने रख के ही सॉल्व किए, तो कॉपी इसके लिए रखोगे सामने। तो ये था कंसेप्चुअल सीट 1। 8 और 9 ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद होगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। प्लीज़ कॉपी में इसको नोट डाउन कर लोगे।